हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की सारी बड़ी खबरों की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान में होली को लेकर हर बार की तरह फिर इस बार भी रोक लगाने की बहुत बड़ी साजिश। दोस्तों, कराची यूनिवर्सिटी ने कैंपस में एंट्री बैन कर दी और हिंदू मुस्लिम छात्रों पर FIR दर्ज करवा दिया। जी हां दोस्तों, और कट्टरपंथियों ने आकर के हिंदू छात्रों को धमकाकर उन पर अत्याचार करने की बड़ी कोशिश किया। बताएंगे दोस्तों कि क्या पाकिस्तान में होली मनाना अब अपराध हो गया है। तो वहीं सबसे बड़ी खबर, अमेरिका से दिल्ली आ रही फ्लाइट अचानक डाइवर्ट होकर इटली क्यों पहुंची, जिसने मचा दिया हाहाकार। दोस्तों, वहीं मोहम्मद यूनुस सरकार की एक और बड़ी हरकत, 54 साल बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर अब उठाने जा रहा है ये बड़ा कदम। तो उधर भारत के दुश्मन देश जाएंगे शहबाज शरीफ। कश्मीर पर पाकिस्तान का करता है वो समर्थन, लेकिन तुर्की नहीं है उस देश का नाम। आखिर किस देश जा रहे हैं शहबाज शरीफ, सबसे पहले आपको बताएंगे। इसी बीच बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर आए व्लादिमीर जेलेंस्की। कहा, राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को तो तैयार हूं, लेकिन मेरी बस एक ही शर्त है। अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरी वो शर्त मान ले तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। बताएंगे दोस्तों वो कौन सी शर्त है यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की। तो वहीं अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जो जानना बहुत जरूरी है, वरना नहीं कर पाएंगे बुकिंग। सारी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले, जिस प्रकार से भारतीय टीम ने पाकिस्तान को मजा चखाया और शहबाज शरीफ की बोलती बंद करके इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई, अगर आप भी मानते हैं ऐसे ही निरंतर अपना भारत हर चीज में भारत के दुश्मनों की हेकड़ी निकालेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान में होली खेलने वाले हिंदू मुस्लिम छात्रों पर FIR। कराची यूनिवर्सिटी ने कैंपस में एंट्री कर दी, बैन नोटिस थमा दिया और कट्टरपंथियों ने भी आकर धमका दिया। जी हां, पाकिस्तान लाख दावा कर ले कि वहां सभी अल्पसंख्यक खासकर हिंदू सुरक्षित हैं और उन्हें अपने हर एक त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, लेकिन हकीकत ठीक इसके उलट है। हर बार पाकिस्तान की पोल खुल ही जाती है, उसके झूठ का पुलिंदा टूट ही जाता है। हिंदुओं के त्योहार को लेकर एक यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई कार्रवाई ने एक बार फिर से पाकिस्तान की सेकुलर छवि की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के कराची में स्थित दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होली मनाने पर छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यूनिवर्सिटी कैंपस में हिंदू त्योहार मनाने, होली मनाए जाने पर छात्रों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के पूर्व सांसद लाल मलही ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि होली मनाए जाने पर छात्रों को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें ज्यादातर हिंदू हैं। मामले को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई देते हुए कहा गया है कि यह पुराना मामला है, साथ ही छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात को खारिज किया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया है कि बिना परमिशन के कैंपस में त्योहार मनाने पर नोटिस जारी किया गया, क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व सांसद लाल मलही ने इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि क्या अब होली मनाना पाकिस्तान में अपराध हो गया है। क्या होली मनाने को यूनिवर्सिटी राज्य के खिलाफ अपराध मानती है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल भी पाकिस्तान के अन्य राज्यों में इसी तरह की घटनाएं देखने को मिली थी। ये घटनाएं दोस्तों पाकिस्तान में धार्मिक संवेदनशीलता और अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों पर सवाल उठाती है। ऐसे घटनाक्रम से यह भी प्रतीत होता है कि कुछ धार्मिक समूहों द्वारा धार्मिक आयोजनों पर नियंत्रण और धमकी देने का सिलसिला जारी है, जो सामाजिक समरसता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। वाकई में दोस्तों ये सांसद कह रहे हैं कि पिछले साल से ऐसा देखने को मिला है, जबकि हम लगातार पिछले 5 से 7 सालों के बीच ऐसा देखते हुए आ रहे हैं, जो वाकई में शहबाज शरीफ की गवर्नेंस पर बहुत बड़े सवाल खड़ी करती है। आज भी अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय पाकिस्तान में कितना सुरक्षित है, वह इन खबरों से आप समझ ही पा रहे होंगे। दोस्तों, इस पर आपकी अब जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका से दिल्ली आ रही फ्लाइट अचानक डाइवर्ट होकर इटली पहुंच गई, जिसने मचा दिया हड़कंप। इसकी वजह जानकर आप भी जाएंगे चौंक। दोस्तों, न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रहे अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान को बम की कथित धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। विमान को डाइवर्ट करके रोम भेज दिया गया। फ्लाइट राडार 24.com वेबसाइट ने यह जानकारी दी है। इटली की समाचार एजेंसी ANSA की खबर के मुताबिक विमान में बम रखे होने की कथित धमकी मिलने के बाद उड़ान का मार्ग परिवर्तित किया गया। विमान को सुरक्षित रोम के एक एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। अमेरिकन एयरलाइंस की उड़ान संख्या AA292 न्यूयॉर्क के JFK अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और इसे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना था। हालांकि इसका मार्ग परिवर्तित करके रोम भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये विमान रोम पहुंच चुका है और अब विमान की रोम में पड़ताल की जाएगी। अधिकारियों ने ABC न्यूज को बताया कि विमान लियोनार्डो दा
विंची रोम फिमिसिनो एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतर गया है। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर यूनुस सरकार की एक और बड़ी हरकत 54 साल बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर उठाने जा रहा ये बड़ा कदम दोस्तों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच साल 1971 के बंटवारे के बाद ये पहली दफा है जब आधिकारिक तौर पर दोनों देशों के बीच सीधा व्यापार शुरू किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट लेटन एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के कासिम बंदरगाह से पहली बार सरकारी मंजूरी के बाद जहाज माल लेकर बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना की सत्ता गिरने के बाद बांग्लादेश में शासन कर रहे मोहम्मद यूनुस ने ढाका में रेड कारपेट बिछाकर पाकिस्तान का बाहें फैलाकर स्वागत किया है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को लगातार पाकिस्तान के करीब लेकर जा रहे हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की खुफिया ISI को भी अब बांग्लादेश में एंट्री मिल चुकी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हाल ही में हुए द्विपक्षीय व्यापार दोनों देशों के संबंधों के लिए ऐतिहासिक कदम है। बांग्लादेश ने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से 50,000 टन पाकिस्तानी चावल खरीदने पर अपनी सहमति दी थी। इस सौदे को इस साल फरवरी महीने की शुरुआत में अंतिम रूप दिया गया था और ऐसा 1971 के बाद पहली बार हो रहा है जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बेहतरी कर लेगा रिश्ते। लेकिन मोहम्मद यूनुस की ये सारी चालें अपना भारत बड़े अच्छे से समझ पा रहा है, बस सिर्फ इंतजार है तो किसी बड़े एक्शन का। वहीं बता दें, दूसरी ओर भारत के दुश्मन देश जाएंगे। कल शहबाज शरीफ कश्मीर पर पाकिस्तान का करता है समर्थन, लेकिन उस देश का नाम तुर्की नहीं है। आपको बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आज 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। वो एक ऐसे देश जा रहे हैं जो कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। इस देश के राष्ट्रपति पिछले साल जुलाई में पाकिस्तान आए थे। इस दौरान उन्होंने कश्मीर राग भी आलापा था और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का भी जिक्र किया था। ये एक ऐसा देश है जिसके पाकिस्तान के साथ इस्लाम के नाम पर मजबूत संबंध है। पाकिस्तान ने इस देश को सैन्य मदद भी दी है जिससे वो अपने पड़ोसी देश के खिलाफ आक्रामक और बर्बर हमले करता रहा है। दोस्तों, उस देश का नाम है अजरबैजान। जी हाँ, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच संबंधों का मूल आधार इस्लाम है। इसके अलावा दोनों देश किसी भी दूसरे क्षेत्र में एक दूसरे के बड़े सहयोगी नहीं हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव भी कट्टर इस्लामी नेता हैं, तो वहीं पाकिस्तान का जन्म ही इस्लाम के नाम पर हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की मजबूरी है कि इसका हर नेता इस्लाम की ही वकालत करता है। इस कारण पाकिस्तान और अजरबैजान गलत कार्यों में भी एक दूसरे का साथ देते रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इस देश की यात्रा करेंगे शहबाज शरीफ। तो वहीं अजरबैजान जिसको दुश्मन मानता है वो है आर्मेनिया और आर्मेनिया का सबसे बेहतरीन दोस्त है भारत। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भारत का दोस्त है वो अजरबैजान का दुश्मन है और जो अजरबैजान का दुश्मन है वो पाकिस्तान के लिए भी उसका दुश्मन है। एक तरीके से अजरबैजान भी भारत का लाइट दुश्मन ही हुआ। बहरहाल अब देखना ये होगा कि इस देश की यात्रा करने के बाद शहबाज शरीफ कौन कौन से मुद्दे पर बातें करते हैं। वहीं आपको अगली खबर बताते हैं, जहां फ्रेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर। ओलाफ शोल्ज ने स्वीकार कर ली अपनी हार, कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने हार की और चुनाव नतीजों पर जताया इन्होंने दुख। दोस्तों, जर्मनी में आर्थिक मंदी, प्रवासन, माइग्रेशन को रोकने के दबाव और यूरोप अमेरिका संबंधों को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच रविवार को मतदान हुआ। मतदान के बाद एग्जिट पोल में इस चुनाव में मध्य दक्षिणपंथी विपक्षी दल की जीत मिलती दिख रही है। तो वहीं इसमें जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज की पार्टी वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स यानी SPD की बड़ी हार होती दिख रही है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने रविवार को हुए राष्ट्रीय चुनावों में अपने वामपंथी सोशल डेमोक्रेट्स यानी SPD की बड़ी हार के बाद इसको लेकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि ये हार उनके लिए बहुत बड़ी निराशाजनक है और चुनाव परिणाम अच्छे नहीं रहे। साथ ही चांसलर ने पार्टी के सदस्यों से कहा कि चुनाव परिणाम खराब हैं और इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं। इस दौरान उन्होंने विपक्षी नेता फ्रेडरिक मर्ज को बधाई भी दी, जिनकी रूढ़िवादी पार्टी इस चुनाव में विजयी रही और चुनाव में सबसे ऊपर रही। तो वहीं इस मामले में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि वो गठबंधन सरकार बनाने के लिए तेजी से कदम उठाएंगे। हालांकि ये साफ नहीं था कि ये प्रक्रिया कितनी आसान होगी। ये चुनाव पहले से निर्धारित समय से 7 महीने पहले हुए थे, जब शोल्ज का गठबंधन असंतोष और अंदरूनी कलह के कारण टूट चुका था। दोस्तों, फ्रेडरिक मर्ज ने अभी तक कोई समझौता सरकारी पद नहीं संभाला है। अब एक मजबूत गठबंधन बनाने की चुनौती का सामना करने वाले हैं। उन्होंने मजबूत नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वादा किया है, लेकिन बिखरे हुए राजनीतिक परिदृश्य में गठबंधन बनाना आसान नहीं होगा। चुनाव प्रचार के दौरान इमिग्रेशन और AFD की भूमिका प्रमुख मुद्दे रहे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कैसे फ्रेडरिक मर्ज चांसलर के साथ साथ नई सरकार बना पाते हैं। वहीं बता दें, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद बैकफुट पर वोलोदिमीर जेलेंस्की कहा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, उसको अगर डोनाल्ड ट्रंप मान लेते हैं तो मैं दे दूंगा इस्तीफा। जी हां, रशिया और यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने
रविवार को घोषणा की है कि अगर इससे देश के लिए नाटो की सदस्यता सुरक्षित हो जाती है तो वे यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से तुरंत हट जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना जनादेश का तानाशाह करार दिया था और अमेरिका की ओर से लगातार यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कीव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए जेलेंस्की ने कहा, अगर यूक्रेन के लिए शांति है, अगर आपको वाकई मुझे अपना पद छोड़ने की आवश्यकता है तो मैं तैयार हूं, मैं इसे नाटो के लिए बदल सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वे तुरंत हट जाएंगे। इसके अलावा जेलेंस्की ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से यूक्रेन की स्थिति को समझने और रशिया के आक्रमण के खिलाफ इसके बचाव का समर्थन करने के लिए ठोस सुरक्षा गारंटी प्रदान करने का आग्रह किया। यानी कि दोस्तों, जेलेंस्की आज भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं और जिस चीज को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था, आज भी जेलेंस्की उसी चीज की मांग कर रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन के साथ युद्ध इसीलिए शुरू किया था क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो देशों के ग्रुप में शामिल होंगे और रशिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो नाटो के साथ शामिल हो। लेकिन आज भी डोनाल्ड ट्रंप से यही कंडीशन रखते नजर आ रहे हैं जेलेंस्की कि हमें नाटो में शामिल करवा दीजिए, हम अपने आप इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में जेलेंस्की का ये डिमांड वाकई में युद्ध को तो कम नहीं होने देगा। तो उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने एक और सनसनीखेज दावा किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका वित्तीय मदद जारी रखने के एवज में यूक्रेन के खनिजों का इस्तेमाल करने के समझौते पर हस्ताक्षर का दबाव बना सकता है। ट्रंप प्रशासन ने रशिया के हमले से बचाने और हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन को दी गई मदद के बदले में अब यूक्रेन को अपनी दुर्लभ खनिज संपदा तक अमेरिका को पहुंच देने का दबाव बनाना आरंभ किया है। इसके लिए ट्रंप के वार्ताकार कीव में मौजूद हैं दोस्तों। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम यूक्रेन से अपना पैसा वापस लेंगे। रशिया के खिलाफ हमने जितने भी पैसे फूके हैं यूक्रेन में, वो पैसा हम यूक्रेन से वापस लेंगे, नहीं तो उसके बदले हमें दुर्लभ खनिज और तेल को प्रदान करे यूक्रेन। जी हाँ दोस्तों, जिस पर खफा होते नजर आ रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की। तो वहीं आपको अगली और बड़ी खबर बता दें, जहां पोप फ्रांसिस की हालत वाकई में गंभीर। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जारी किया पहला लिखित संदेश। उसमें क्या कहा आपको बता दें, निमोनिया और जटिल फेफड़ों के संक्रमण के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती पोप फ्रांसिस की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि शनिवार की रात उन्होंने आराम की नींद ली, लेकिन श्वास संबंधित समस्या के कारण ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों ने कहा कि पोप की हालत उनकी उम्र, कमजोरी और पहले से मौजूद फेफड़ों की बीमारी को देखते हुए बहुत गंभीर है। इस बीच अस्पताल में भर्ती होने के बाद पोप फ्रांसिस का पहला लिखित संदेश रविवार को साझा किया गया। पोप फ्रांसिस ने सोशल मीडिया साइट पर कहा कि मुझे हाल ही में स्नेह के कई संदेश मिले हैं और मैं विशेष रूप से बच्चों के पत्रों और चित्रों के से प्रभावित हुआ हूं। आपकी निकटता के लिए धन्यवाद और दुनिया भर से मुझे मिली सांत्वना प्रार्थनाओं के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने धर्म प्रचार को खुशी के साथ जारी रखें और एक ऐसे प्रेम का प्रतीक बने जो सभी को गले लगाता है। दोस्तों, पोप फ्रांसिस की हालत वाकई में गंभीर बनी हुई है, ये माननी पड़ेगी, क्योंकि रक्त परीक्षण से पता चला है कि उनकी किडनी में कुछ बड़ी गड़बड़ी पैदा हो गई है। वेटिकन ने यह जानकारी दी है। हालांकि पोप ने प्रार्थना सभा में भाग लिया और अभी भी हिम्मत बांधे रखी है उन्होंने। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, जहां स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट मुहैया करवाएं अमेरिका। दोस्तों, अमेरिकी अरबपति से बांग्लादेशी सरकार की बड़ी अपील। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अरबपति अमेरिकी कारोबारी एलोन मस्क को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया है। उन्होंने देश में स्टार लिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए अमेरिका के शीर्ष व्यवसायी और स्पेस एक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मस्क को लेटर लिखा। 19 फरवरी को लिखे पत्र में यूनुस ने मस्क से कहा कि उनकी बांग्लादेश यात्रा से उन्हें युवा बांग्लादेशी पुरुषों और महिलाओं से मिलने का मौका मिलेगा जो इस अग्रणी तकनीक के मुख्य लाभार्थियों में से होंगे। उन्होंने बेहतर भविष्य के लिए अपने आपसी दृष्टिकोण को साकार करने के लिए मस्क से मिलकर काम करने का आह्वान किया। सरकारी समाचार एजेंसी BSS ने रविवार को बताया कि बांग्लादेश के बुनियादी ढांचे में स्टार लिंक की कनेक्टिविटी से परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। इससे बांग्लादेश के उद्यमी युवाओं, ग्रामीण और कमजोर महिलाओं और दूर दराज और वंचित समुदायों को विशेष लाभ मिलेगा। जी हाँ, वही बता दें, पाकिस्तान अमेरिका को दिखा रहा आंखें। अफगानी शरणार्थियों को वापस भेजने की दे डाली धमकी, जिस पर तालिबान का भड़कना तय माना जा रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते में लगातार खटास बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अफगानिस्तान को एक और धमकी दी है, जिसके बाद उसकी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हजारों अफगान नागरिकों के मामलों को खारिज कर दिया गया या समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो उनको वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। तो दूसरी ओर ये माना जा रहा है कि पैसों की तंगी की वजह से अफगानी शरणार्थियों को मुल्क से बाहर निकालने की धमकी दे रहा है पाकिस्तान। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका आगामी अप्रैल तक पुनर्वास से जुड़े दफ्तर बंद करने की तैयारी में है। इससे 2 लाख लोगों का जीवन प्रभावित हो सकता है।
विदेश मंत्री इशाक डार ने जो बयान दिया, इसके मुताबिक पाकिस्तान इस मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन जिन लोगों को अमेरिका पुनर्वास से वंचित करेगा सैद्धांतिक रूप से उन्हें पाकिस्तान में भी अवैध प्रवासी माना जाएगा और देश से निकाल दिया जाएगा। अगली खबर आपको बताते हैं, जहां अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर आया विमान, लेकिन इस बार दिल्ली में लैंडिंग हुई है विमान की। दोस्तों, अमेरिका से निकाले गए 12 भारतीयों को लेकर एक विमान रविवार को दिल्ली पहुंचा। इन भारतीयों को अमेरिका ने निकालने के बाद पनामा भेज दिया था, जहां से वे वापस अपने देश लाए गए। ये चौथा विमान है जो अवैध प्रवासियों को लेकर भारत आया है। इस बार विमान की लैंडिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हुई। 12 में से 4 पंजाब के रहने वाले थे, जिन्हें बाद में फ्लाइट के जरिए पंजाब भेज दिया गया। इन सभी 12 लोगों को लेकर एक विमान रविवार शाम को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। ये पनामा से वापस लाए जाने वाले भारतीयों का पहला जत्था है। इससे पहले अमेरिका ने लगभग 299 अवैध अप्रवासियों को वापस भेजा था, जो अमेरिकी धरती पर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। पनामा और कोस्टा रिका निर्वासित प्रवासियों को वापस भेजने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। दोस्तों, वहीं बता दें, इसी से जुड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने मास डिपोर्टेशन नीति का किया बचाव, कहा हम झूठे और धोखेबाजों को भेज रहे हैं घर। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध विदेशी नागरिकों के बड़े पैमाने पर निर्वासित किए जाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनका प्रशासन धोखेबाजों, झूठों, ग्लोबलिस्ट और डीप स्टेट ब्यूरोक्रेट्स को घर भेजकर दल दल को सूखा कर रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भी उम्मीदों पर फेर दिया पानी। भारत से हारी पाकिस्तान तो लोगों ने कहा, आखिर कितना और जलील करोगे शहबाज शरीफ, कितना और हमें झुकाओगे, पाकिस्तान को झुकाओगे। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, दुबई में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को बुरी तरीके से पटकनी दी, बुरी तरह से हराया और इसके साथ ही पाकिस्तानी पीएम का सपना भी अधूरा का अधूरा रह गया। लाहौर के नवनिर्मित गद्दाफी स्टेडियम के उद्घाटन के दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने खिलाड़ियों में काफी जोश भरा और भारत को हराने की मांग कर दी। उन्होंने कहा था कि हम सभी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आप भारत को हराएंगे और 24 करोड़ की पाकिस्तान की आवाम के दिल जीतेंगे। बाबर आजम और रिजवान, हमें आपसे बहुत ही ज्यादा उम्मीदें हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ का वो बयान कि भारत को नहीं हराया तो मेरा नाम बदल देना, पाकिस्तान के हारने के बाद यही ऑडियो चलने लगा दोस्तों, और शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती देखने को मिली। ऐसे में कल रात जो इंडिया की टीम जीती है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा श्रेय आप कौन से प्लेयर को देंगे, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं अगली खबर बता दें, जहां पर नीचे चल रहा था नसरुल्लाह का अंतिम संस्कार और आसमान में मंडराने लगे इजरायली फाइटर जेट्स। दोस्तों, इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष के दौरान इजरायली हवाई हमले में मारे गए पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह का आज हजारों की भीड़ के सामने अंतिम संस्कार किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स उड़ान भरते दिखाई दिए। अब इजरायली रक्षा मंत्री ने इस पूरी घटना पर बयान जारी किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी वायुसेना के विमान इजरायल के दुश्मनों को सीधा संदेश दे रहे थे। मीडिया से बात करते हुए कार्ज ने कहा कि हसन नसरुल्लाह के अंतिम संस्कार के दौरान बेरूत के ऊपर इजरायली विमान उड़ान भर रहे थे। ये विमान उन सभी लोगों को सीधा संदेश दे रहे थे। वो उन्हें बता रहे थे कि इजरायल को बर्बाद ही सोच रखने वाले, बर्बाद करने का सपना देखने वाले और धमकी देने वालों का क्या हाल होता है। इसी दौरान बेरूत में मौजूद कई लोगों ने इजरायली फाइटर जेट्स की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर दी। दोस्तों, साथ ही इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। इसके तहत सीरिया के दक्षिण क्षेत्र में किसी भी नई सीरियाई सेना या विद्रोही समूहों को घुसने नहीं दिया जाएगा, जो पूर्व राष्ट्रपति बशर असद को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने के इस बयान से यह साफ हो गया है कि इजरायल दक्षिण सीरिया में अपनी उपस्थिति बनाए रखेगा। तो वहीं आपको अगली खबर बताते हैं, जहां पर असम चाय के 200 साल पूरे। आज गुवाहाटी पहुंचेंगे पीएम मोदी जी, इन कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार यानी आज असम के 2 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। इस दौरे की जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी मंगलवार को एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी सोमवार शाम को गुवाहाटी स्थित सरुसजाई स्टेडियम में आयोजित झूमुर नृत्य प्रदर्शन में भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि यह प्रदर्शन असम के चाय बागानों के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और इसका समय शाम 5:30 बजे से होगा। इस नृत्य प्रदर्शन में प्रधानमंत्री मोदी जी कलाकारों और दर्शकों का अभिवादन करेंगे। वहीं बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को विपक्ष पर तीखा हमला किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता धार्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं और समाज को बांटने की कोशिश करते हैं। उनका यह बयान महाकुंभ मेला पर विपक्षी नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों के बीच आया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही कि कुछ नेता जो धर्म का मजाक उड़ाते हैं और लोगों को बांटने का काम करते हैं, वे भारत की
धार्मिक धरोहर को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उधर हिंदू समाज में एकता को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा सभी हिंदुओं को एक मानते हैं लेकिन समाज में जाति, पंथ और भाषा के आधार पर भेदभाव देखा जाता है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने एक बौद्धिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू समाज में एकता और समाज परिवर्तन के लिए 5 महत्वपूर्ण बदलावों पर जोर दिया। ये कार्यक्रम गुवाहाटी के साउथ पॉइंट स्कूल परिसर बरशापारा में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 1000 दायित्वधारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। दोस्तों, मोहन भागवत के इस बयान पर आपकी क्या निजी राय है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। वहीं बता दें, एमसीडी के 12,000 अस्थायी कर्मचारियों यानी टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को किया जाएगा पक्का। आतिशी ने कर दिया बड़ा ऐलान। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी मंगलवार को अपने सदन की बैठक के दौरान 12,000 संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली एमसीडी अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में हमने 4500 संविदा कर्मचारियों को अस्थायी किया है। अब 25 फरवरी को एमसीडी सदन की बैठक में हम सफाई कर्मचारियों, कनिष्ठ अभियंताओं, वरिष्ठ अभियंताओं, माली और अन्य संविदा कर्मचारियों सहित सभी विभागों में 12,000 से अधिक कर्मचारियों को नियमित करने जा रहे हैं। जी हाँ, तो उधर आपको बता दें, 8 से 9 अप्रैल को होगा कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। आगे के रोड मैप तैयार करने और मौजूदा चुनौतियों पर होगी चर्चा। जी हाँ, हरियाणा दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी तैयारियों पर जोर देने में लगी है। इसी बीच खबर आई है कि कांग्रेस ने रविवार को कहा है कि वो गुजरात के अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन आयोजित करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के चलते उत्पन्न चुनौतियों, संविधान पर भाजपा के कथित हमले और भविष्य के लिए पार्टी का रोड मैप तैयार करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इस विचार विमर्श के बाद भी कांग्रेस अपनी कुर्सी बचा पाएगी? जो भी आपको लगता है दोस्तों कमेंट अवश्य करिएगा। वहीं बता दें, एनआरसी को लेकर शुवेंदु अधिकारी ने दे दिया बड़ा बयान, कहा बंगाल में सभी पार्टियों को करना चाहिए इसका समर्थन। जी हाँ, भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि घुसपैठ जैसे मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने और जनसांख्यिकी में बदलाव से बचने के लिए सभी राजनीतिक दलों को पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी लागू करने का समर्थन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि भाजपा शासित राज्य राष्ट्रीय नागरिक पंजी लागू करने के पक्ष में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार का इससे इनकार करना हैरान करने वाला है और ये घुसपैठ रोकने के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाता है। दोस्तों, वहीं ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबरें कैसी लगी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में, और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।